guys, welcome to our channel Prayas 9. This is the second lecture of our first chapter of physics class 8th, that is force and pressure. So कल तक की हम लोगों ने मतलब जो इसका पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं. ठीक है. सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम लोगों ने जान लिए थे, जो कि मतलब एक था मस्कुलर फोर्स, एक था फ्रिक्शनल फोर्स. तो आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में और प्रेशर भी जानेंगे उसके बाद. ठीक है. सो इससे पहले जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब जो इससे पहले कि हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं. ठीक है. एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको. सो आज हम आपको एक चीज़ से मिलाएंगे जिसका नाम है मिस रिवॉल्विंग नंबर. ठीक है. ठीक है. एक सेकेंड हम सही से बना दें थोड़ा. ये है 1 4, ये 4 है, ये 2 है, ये 8, ये 5, ये 7. ठीक है. 1 4 2 8 5 7. ठीक है. ये हो गया सर्कल हमारा. ठीक है. ये एक नंबर है, ऊपर लिख दे रहे हैं 1 4 2 8 5 7. सो अब इस नंबर में स्पेशल क्या है? ठीक है. ये इस नंबर में स्पेशल ये पहले तो शकुंतला देवी जो हैं उन्होंने एक खोजा था. ठीक है. तो इसमें स्पेशल ये है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ठीक है, सो ये क्या देगा? 1 4 2 8 5 7. ठीक है. मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, क्योंकि नीचे लिखते हैं. ठीक है. 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1 4 2 8 5 7. ठीक है. अब यही कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 2. सो ये क्या देगा? 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 देगा 2 8 5 7 7 1 4. चाहे तो करके देख लीजिएगा. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये देगा 2 8 5 7 1 4. 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 देगा 2 8 5 7 1 4. 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 4 2 8 5 7. 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 देगा 2 8 5 7 4 1. 1 4 1 4 8 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 देगा 4 2 8 5 7 1. 1 4 2 8 5 7 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, देगा 5 7 1 4 2 8. और इसी को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देगा 7 1 4 2 8 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 देगा 8 5 4 7 1 4 2. मतलब ये इसी को रिवॉल्व होता रहेगा, इसी पे सर्किल बनाता रहेगा. ये मतलब इधर से स्टार्ट होगा, इसके पहले वाले नंबर पे खत्म होगा. ये हमेशा इसका ये 6 नंबर तक की इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 6 भी नंबर है, वो यही करता रहेगा. ये मतलब ऐसा रिवॉल्विंग नॉन. ठीक है. तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा. ठीक है. सो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे. सो आज का टॉपिक हम लोगों का उसी के आगे का अनकॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है. अनकॉन्टैक्ट फोर्स. सो अनकॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जैसे कि नाम से भी पता चल रहा होगा, मतलब जैसे जिसमें भी कांटेक्ट आपका ना हो डायरेक्ट, जिसमें भी आपका सामने वाली चीज से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, वो अनकॉन्टैक्ट चीज है. ठीक है. अब अनकॉन्टैक्ट फोर्स जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं. ठीक है. अनकॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है हाँ मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ठीक है. सेकंड पार्ट होता है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड आखिरी जो पार्ट होता है
वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है इसका पहला पार्ट वो क्या होता है, देखिए आपको पता है ना मैग्नेट क्या होता है, मतलब सारे वो उसको मतलब जो भी मेटल की चीज होती है, आयरन की चीज, उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, या फिर और फिर मैग्नेट होता है तो वो साउथ टू साउथ अगर रिपल करेगा और नॉर्थ साउथ जो अपोजिट वाले होंगे फेसेस उनको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बस यही है मैग्नेटिक फोर्स होता है, मतलब जो मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिससे मैग्नेट हाँ दूसरे मतलब मेटल्स या फिर मेटल वो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या फिर रिपल करते हैं और उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होता है, यही मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है। अभी हम एक एक करके समझा दे रहे हैं, फिर इसमें सबकी डिफिनेशन भी लिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स में आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आपको समझ में आया, जैसे मैग्नेट हम मैग्नेट अगर कोई भी हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स समझ में आया, देखिए मैग्नेट की वही प्रॉपर्टी जिससे मैग्नेट किसी भी आयरन की चीज या फिर मेटल की चीज को अट्रैक्ट करे, ठीक है, और या फिर कोई भी मैग्नेट की चीज वही कोई भी मैग्नेट हो जिसको मतलब वो रिपल करे, ठीक है, वही वही होता है मैग्नेटिक फोर्स। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप पढ़ भी चुके होंगे मैग्नेट के बारे में, सबको पता ही होगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इस यूनिवर्स में, देखिए आप ध्यान सुनिएगा, अभी तक कि आप सुने होंगे ग्रेविटी, वही न्यूटन का एप्पल वाला गिरा हुआ, सिर्फ उतना ही ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। वो है ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कि अर्थ सारी चीजों को देखिए, मतलब दो चीजें हैं, एक होता है ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन वो क्या है, वो यूनिवर्सल है, मतलब क्या है ग्रेविटेशन, मतलब इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें कोई भी हो, वो सब चीजें अब एक दूसरे को आपस में किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। मतलब ऑल द एग्जिस्टिंग थिंग्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय सर्टेन फोर्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कोई भी दुनिया की चीज हो वो अपने आस पास मतलब अगल बगल वाली चीजों को किसी ना किसी सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करे, जैसे ये बोर्ड है, ये हमको और हम इसको अपने अपने एक ना एक फोर्सेस से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये कन्फर्म है कर ही रहे हैं, और इस दुनिया की जितनी चीजें हैं सब कर रही होंगी, ठीक है। वही वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम लोगों को शायद पता नहीं चलती, वो हम लोगों के हिसाब से कम हो, लेकिन वो करती हैं सबको, एक चीज है जो भी चीज हो, ये रख के कोई मतलब ये स्केच मतलब मार्कर है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा हो, किसी ना किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, हम लोगों को पता नहीं लेकिन ये अट्रैक्ट कर रहा है। और जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है, जो पृथ्वी होती है वो अपने सारी चीजों को अपने जो सेंटर होता है और उसका जो उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो जो अट्रैक्शन जिससे पृथ्वी की तरफ मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ जो मतलब जो भी चीज सब पृथ्वी अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है, उस प्रॉपर्टी कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वो ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटी वो है द प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ बाय विच इट अट्रैक्ट्स ऑल द थिंग्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है। जैसे वही उसकी वो उसी को स्मॉल जी बोलते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। और जो वो होती है कैपिटल जी होती है वो भी आप अगले अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, वो ग्रेविटेशन अगले साल पूरा चैप्टर ही है 9th में, ठीक है। तो अभी हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताते हैं, ठीक है। ये 9.8 स्मॉल जी की वैल्यू होती है जिसको अभी आप ले सकते हैं 10 भी, ये अभी आपके आगे काम आएगी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू ग्रेविटी की, ठीक है। अभी इसी में आगे और अच्छे समझाएंगे, अभी हम इसकी डेफिनेशन भी लिखा देते हैं, ठीक है। देखिए दो तरह की होती है, ग्रेविटेशन होता है वो जो मतलब दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब अपने आप को एक दूसरे एक ना एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और ग्रेविटी है जो भी आपको पढ़ना होगा वही अर्थ, अर्थ मतलब एक फोर्स से सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स कितनी होती है 9.8, ठीक है। 9.8 उससे वो अट्रैक्ट करती सारी चीजों को अपने सेंटर में, ठीक है। अभी हम आपको एक चीज और बताते हैं, जैसे अभी आपने सुना हो वेट, वेट और मास, ठीक है, अभी आपके में आगे आएगा वेट, ठीक है। अभी सबको लगता होगा वेट और जो मास है वो सेम होता है, नहीं ऐसा नहीं है, वेट और मास जो होता है ये अलग होता है, जो भी आप लोग नापते हो मतलब उसमें वेट मशीन में नाप के वो होता है वेट, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका ओरिजिनल मास नहीं होता है, वो क्या होता है वेट जो होता है मतलब वो होता है जो फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट करती है आपके अपने मतलब आपकी जो जो भी बॉडी है
वो जिस फोर्स से अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है वो फोर्स होता है वेट। जैसे आपका मान लीजिए है वेट, अगर हम लोग एक्सेलरेशन मान लिए 10 लेते हैं स्मॉल जी की वैल्यू, ठीक है, अगर या फिर 10 लेते हैं या फिर 9, चलिए आपकी वेट ले लेते हैं हम 98 किलो केजी, ठीक है, 98 केजी हम आपका वेट लेते हैं, किसी भी आदमी का, कोई भी आदमी है उसका 90 केजी वेट है, 98 केजी, ठीक है। तो उसका जो वेट होगा और जो मास होगा वो फिर कितना होगा, वो होगा 98, मतलब डिवाइड बाय 9.8, 9.8 से 98 को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो वेट होता है और उसमें मास में अंतर होता है। मास जो होता है वो आपका एक्चुअल एक्चुअल वेट होता है, मतलब आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओगे जहाँ पे मतलब ग्रेविटी अगर नहीं भी होगी तो वो भी आपका वेट उतना ही होगा। वहां पे भी अगर आपका यहाँ पे ये काटेंगे 10 होगा तो 10 केजी ही आपका हर जगह होगा, चाहे आप चांद में चले जाएं, चाहे मार्स में चले जाएं, स्पेस में रहें, वहां पे आपका 10 ही केजी रहेगा। लेकिन अर्थ में आएंगे आपका 98 केजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो आपको 9.8 के फोर्स से खींच रही है। तो जो डब्ल्यू होता है, मतलब मास डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी होता है। एम होता है मास आपका, जी होता है ग्रेविटी की वैल्यू, ये 9.8। देखिए तो डब्ल्यू निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, मास कितना 10 इंटू जी कितनी है 9.8, सो कितना हो गया 98 केजी, ठीक है, 98 केजी, ठीक है। अभी आपका जितने आप अलग अलग प्लेनेट में जाएंगे आपका बदलता जाएगा, यही सेम चीज, लेकिन जो मास होगा वो सेम ही रहेगा, जो इसकी वैल्यू होगी ये बदलती रहेगी, जहाँ पे भी आप जाएंगे उसकी वहाँ की ग्रेविटी के हिसाब से बदलती रहेगी, लेकिन जो आपका मास होगा वो हमेशा सेम सेम ही रहेगा, जो था जो है वो वही रहेगा वहाँ पे हर जगह पे, ठीक है। सो हम लोग आगे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है मतलब वो द फोर्स बाय विच अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। आप इसका एग्जांपल देखिए, आपने कभी देखा होगा इस पेपर का, बचपन में करा भी होगा, हाँ, तो मतलब पेपर के टुकड़े फाड़ देते हैं सर पे, मतलब अगर ऑयल लगाए होते हैं तो उसको मतलब स्केल को घिसते हैं सर पे, ठीक है, और फिर देखते हैं वो पेपर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो ये कैसे होता है, बस ये यही सेम चीज़ है। मतलब इसमें क्या होता है, जब हम लोग स्केल को अपने सर पे मतलब रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज जनरेट हो जाता है, तो वही पेपर को अट्रैक्ट करता है। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेनली बेस्ड ऑन चार्ज पे, ठीक है, तो जो भी चार्ज होता है मतलब जब भी हम लोग उसको रगड़ते हैं अपने सर पे, हाँ, तो वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज होके फिर उसके बाद जब हम लोग इस पेपर के पीसेस के पास लाते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। समझ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो भी दो चार्ज ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो अभी हम लोग डेफिनेशन पे चले आते हैं, सबको आपकी सबको डेफिनेशन दे देते हैं सबकी एक बार। ठीक है, तो डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स, इसकी डेफिनेशन है द फोर्स, एक सेकंड, मैग्नेटिक force is a force by which certain metals, like iron, attracts towards the magnet, ठीक है, मैग्नेट, ये डेफिनेशन है, ठीक है। द मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन है द मैग्नेटिक फोर्स इज अ फोर्स बाय विच certain metals like iron attracts towards the magnet, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन में हम लोग आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स
this is a force by which earths attract everything towards its center. Its center. ठीक है, ठीक है. This is a property by which this is a property by which earths attract every object. थोड़ी गलती हो गई. Object towards its center. ठीक है. This is a property by which earths attract every object towards its center. आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. द फोर्स exerted by a charged body to another charged or uncharged बॉडी. ठीक है. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है. दी फोर्स exerted by a charged body on another charged body or on uncharged body is called electrostatic force. ठीक है. तो हम आगे टॉपिक्स में बढ़ते हैं. ठीक है. हम लोगों का फोर्स का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा. सो हम लोग अब आते हैं प्रेशर में. अब प्रेशर क्या होता है? ठीक है. सो प्रेशर होता है द फोर्स exerted on a unit area. ठीक है. द फोर्स exerted on a unit area. ठीक है. is called pressure. ठीक है. प्रेशर इज इक्वल्स टू ठीक है. प्रेशर इज इक्वल्स टू ठीक है. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है. ठीक है. इसके तो अब क्या होता है देखिए, प्रेशर क्या होता है. अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है देखिए, इसको जानने के लिए क्या होता है, जो फोर्स होता है, मतलब अब जैसे प्रेशर, अब ये हाथ है मेरा, इस पे ये गिर रहा है. ठीक है. ये अब हम इस पे यहाँ गिरा रहे हैं. सो अब हमें जानना है कि इस पे मेरे हाथ में कितना प्रेशर लगा. तो हम लोग कैसे जानेंगे? इसके लिए हम लोग करना क्या होगा, फोर्स जो भी जिस फोर्स ये भी गिरा, ठीक है, उसके बाद जो भी इसके इस पॉइंट का एरिया होगा, उसको जो फोर्स से एरिया को डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा प्रेशर.
तो इस ये प्रेशर मतलब, और ये एक चीज़ और, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तभी कभी आपने देखा है, एक बार इस पेन मतलब मार्कर को गाड़िए आप जमीन में ऐसे ऐसे लेके हथौड़े से, हाँ, और एक बार एक कील ली जिसकी मतलब पॉइंट एकदम पतली हो, एकदम एरिया उसका नीचे का एकदम जीरो टाइप का हो, जरा सा एरिया हो, ठीक है, तो उसको एक बार गाड़िए, कौन जल्दी गड़ेगा? कीली गड़ेगी ना जल्दी। बस यही चीज़ होती है, इसीलिए वो एरिया। और तो कभी आपने देखा है कि वो क्या नाम है, जो जो मतलब वो लेते हैं सामान, ईटा ईटा उठाते हैं, ढोते हैं, वो लोग सामान जो ढोते हैं वो सर पे अपना गमछा बांध देते हैं घुमा के गोल ऊपर करके। किस लिए बांधते हैं? इसीलिए बांधते हैं, वो लोग अपना एरिया सर का बढ़ा लेते हैं। जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि क्यों, देखिए, जितना एरिया मान लीजिए बढ़ेगा, प्लस अगर हो गया ये ज़्यादा एरिया है तो ये डिवाइड होगा तो ये पूरा प्रेशर कितना होगा, कम आएगा। अगर ये ज़्यादा होगा एरिया, नीचे वाला पार्ट, डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो ये पूरा कम आएगा। अगर डिनोमिनेटर हल मतलब कम होगा न्यूमरेटर से, मतलब इसी से भी, तो ये ज़्यादा आएगा प्रेशर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्या होता है ना प्रेशर, अब देखिए यही कैप है, हमने कैप हटा दी, ये पॉइंट है, इसका एरिया कम है, ये उतने फोर्स से गिरेगा तो ये ज़्यादा प्रेशर लाएगा, तो तभी हम लोगों को सुई ज़्यादा तेज चुभती है। हाँ, और अगर हम लोग वैसे कोई चीज़ मारेंगे तो वो हम लोग के शरीर के अंदर नहीं जा पाएगी। हथौड़ा मारेंगे भले उतने प्रेशर में मारे, दर्द होगा, लेकिन वो सुई अंदर घुस जाएगी, ये घुस नहीं पाएगा हथौड़ा। इसका रीज़न यही होता है, ठीक है। इसका भी हम लोग अगले उसमें हम लोग एग्जाम्पल भी दिखा देंगे, एक दो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अब प्रेशर की यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है? तो ये फोर्स की हमने कुछ दिन यूनिट बताई थी, क्या होती है? न्यूटन। एरिया की कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। ये डिवाइड है, इधर भी डिवाइड लगाइए, न्यूटन, क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा इसकी यूनिट। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। इसकी दो यूनिट होती है, एक पास्कल होती है और एक न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई भी आप लिखेंगे सब चलेगा, लेकिन ज़्यादातर न्यूटन मीटर स्क्वायर ही लिखी जाती है इसकी यूनिट, ठीक है। अब इसी में आते हैं थ्रस्ट क्या होता है, उसमें इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। THRUST, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? द परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स applied on a body is called thrust, ठीक है। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। अब परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री, जैसे ये है कोई एरिया जहाँ पे आप कोई चीज़ गाड़ रहे हो, मान लीजिए ये मार्कर ही गिर रहा है, ये मार्कर गिर रहा है, तो अगर ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक 90 डिग्री, ये एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ये है, ये एकदम 90 डिग्री अगर गिर रहा है तो ये थ्रस्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं होता फोर्स में। जब अगर नॉर्मल ऐसे भी कैसे भी गिर रहा है तो वो प्रेशर आएगा। अगर सिर्फ परपेंडिकुलर एकदम सीधा गिर रहा है, एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये थ्रस्ट होता है, ठीक है। ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब बाकी हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में।